चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया लास्ट सेशन में हमने सीएफएस को शुरू कर रखा था। भैया सीएफएस का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। भैया आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट दिखाया था। भैया अगर आप अपनी बुक के 2-3 पन्ने आगे पीछे करोगे इस चैप्टर में, तो आपको भी मिल जाएगा ये वाला फॉर्मेट और आपको इसी पे काम करना है। भैया रियल लाइफ में पता है क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको एक एक्सेल शीट मिल जाती है और एक्सेल शीट में ये पहले से फॉर्मेट बना होता है। अपने को बस हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका डेटा यहाँ पर पोर करना होता है। डेटा पोर करने का मतलब सिर्फ कॉपी करके पोर नहीं करना होता, उसकी कैलकुलेशन करके उसको एनालाइज करके यहाँ पर पोर करना होता है। ये तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात थी, बट हाँ यहाँ पर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, ये एक और चीज बताई थी मैंने, पूरा क्वेश्चन आ पाना इस बार मुश्किल है। हो सकता है आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ ले या फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग साथ में पूछ ले। मतलब पूरा क्वेश्चन बनाना सिर्फ 5 नंबर के लिए सफिशिएंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा। भैया इसके बाद मैंने आपको क्या करा, मैंने सबसे पहले आपको सीएफएस की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की थी कि सीएफएस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोस इनफ्लो एंड आउटफ्लो। भैया ये क्या शो करता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। याद रखना, मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे घूमेगा। सीएफएस में मैं जितनी भी चीजें की बात करूंगा वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होगी। अब कैश ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब यहाँ क्या था? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और तीसरा कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी हुई तो। भैया आपके सीएफएस में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कंसीडर करना है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहना कि भैया यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटी जहां मिलेगी वो क्वेश्चन मेरा होगा, वो मैं करवा के दूंगा, ठीक है। और कब? ये ड्यूरिंग द ईयर होती है। भैया फिर हमने एनालाइज करा कि जो कैश अकाउंट होता है वो पूरे साल बनता है और जो कैश बुक होती है वो भी पूरे साल बनती है। बट जो सीएफएस होती है वो बनती है ईयर एंड पे। किस चीज के लिए? कैश ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। भैया कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले 3 एक्टिविटीज देखी थी। जो ये वाला चार्ट आपने बनाया होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। भैया आप लोगों ने नहीं बनाया ना शायद ये वाला? ये चार्ट आप लोगों ने नहीं बनाया ना? इसको मैं आज बनवा दूंगा। पर आप लोगों को शायद मैंने दिखा दिया था। तो ऑपरेटिंग में क्या-क्या होती है? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज। भैया कल हमने बहुत अच्छे से बात करी थी कि बिजनेस की जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है? भैया मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसका उसका मेन सोर्स है। तो मैंने पीसीसी लिमिटेड का एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए पीसीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, तो इसका मेन काम क्या है? पढ़ाने का। बायजूस का मेन काम क्या है? पढ़ाना, सब्सक्रिप्शन बेचना। भैया मैं पूछूं टाटा प्ले का मेन काम क्या है? भैया अपना सब्सक्रिप्शन बेचना। किसके लिए? टेलीकास्ट के लिए। टेलीविजन में वो बेचते हैं ना। भैया मैं आपसे पूछूं एयरटेल, भारतीय एयरटेल का जो मेन वो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो क्या है? भैया 2-3 है उनके तो। डिश टीवी भी है उनका, उनका टेलीकम्युनिकेशन भी है, और शायद उनका वाईफाई भी ऑब्वियसली मेरे पास ही लगा हुआ है, तो वाईफाई भी है। तो उनके ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनके। भैया इसके बाद हमने क्या करा? इन्वेस्टिंग को 3 हिस्सों में बांटा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसी को हम सीएफओए कहते हैं। भैया सीएफओए से मेरा मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भैया जिसमें कल ये पूरा का पूरा कर लिया था, आज इसको हम थोड़ा सा पहले एनालाइज करते हैं, तब मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। भैया एक बात बताओ, यहीं पर देखते हैं, मैं नीचे नहीं जा रहा। क्या मैंने कल आपको, एक मिनट मैं जरा सही कर लूं, क्या कल मैंने आपको, जी, कल मैंने आपको एक चीज करना सिखाई होगी, नेट प्रॉफिट निकालना। भैया मैं यहाँ पर धीरे धीरे लिखते जाता हूँ, आप बताना मुझे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिए क्या करना है आपको? एसपीएल का जो बैलेंस है करंट ईयर का, उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। आपका एक प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा। दूसरा, आपको जर्नलिज्म में भी सेम चीजें करनी है। मैं ये कह सकता हूँ कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बट यहाँ पर कई बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि भैया यहाँ पर मान लीजिए प्रीवियस ईयर है ही नहीं। कोई बात नहीं, मान लीजिए अगर इस साल का आपका जर्नलिज्म 50,000 है और प्रीवियस ईयर का 0 है, तो अल्टीमेटली 50,000 आप पूरा का पूरा क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, खत्म कहानी। ये आपका क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट। सिर्फ ये नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, वैसे पूछनी नहीं चाहिए, मैं पूछता हूँ, ये बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? ये जो नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? भैया ये ऑब्वियसली फॉर श्योर ये आफ्टर टैक्स है। गधो, आप एसपीएल का फॉर्मेट देखो, उसमें जब आप नीचे टैक्स माइनस कर लेते हो, तो ये जो पैट निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम कल भी बात कर चुके हैं इसकी, ये जाता है आपका बैलेंस शीट में, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर जाता है। तो फॉर श्योर ये आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये आफ्टर टैक्स और आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। याद रखना इस बात को। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम, मैं इसमें कोशिश करूंगा, इसमें क्या ऐड करने की? टैक्स। क्या करूंगा मैं? टैक्स। तो फिर पता क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। एंड एक और चीज लिख रहा हूं, आफ्टर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भैया, अभी आफ्टर आपने क्यों लिखा? क्योंकि अभी आपने एडजस्ट कहाँ करा बेटा? अभी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट ही नहीं करा ना। करोगे तभी तो बिफोर डालूंगा। अभी आपने यहाँ पर टैक्स एडजस्ट कर दिया तो मैंने टैक्स बिफोर कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये बताओ कि इस पे हमने अच्छे से बात करी थी कि भैया यहाँ पर कौन सा टैक्स ऐड करते हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट कराया है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट कराया है। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टैक्स चार्ज हुआ है और जो कैश अकाउंट से पे करा है वो दोनों डिफरेंट हो सकता है, वो दोनों डिफरेंट फॉर श्योर हो सकता है। कल की क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, शायद आपको कुछ एग्जांपल्स याद हो, जैसे कि ये वाले एग्जांपल, ये मैंने खुद बनाए थे। बाकी पहले से कौन से बने हुए थे भैया, ये रहे। तो भैया अगर मान लीजिए टैक्स पेड वाला दे रखा है तो इस 1 लाख को ही क्या करना है, ऊपर ऐड करना है और सबसे लास्ट में माइनस करना है। ये हमारी बात हुई थी भैया। उसके बाद अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जैसी कोई चीज है तो इसमें क्या बताया था मैंने, ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। इसमें क्या करते हो, सिंगल एजम्पशन कि जो इस साल का क्लोजिंग है वही आप मान लेते हो कि आपने प्रोविजन बनाया है। जो इस साल का क्लोजिंग होता है, जैसे कि जो 1/20 है, आपने इसी को क्या मान लिया कि इसी का आपने प्रोविजन बनाया है, और जो पिछले साल का प्रोविजन था वो इस साल आप क्या मानते हो कि पे हो चुका है। भैया ये कब मानोगे, जब और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी। मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो पेड का मतलब है ये बैंक से पे करा गया होगा। तो भैया ये कहाँ जाएगा, ये सीएफओए में, सीएफओए में सबसे लास्ट में जाके माइनस होगा। ये सबसे लास्ट में जाके माइनस होगा। तो अब यहाँ देखो 1 लाख और 1/20 तो ये आपके बैलेंसेस दे रखे हैं। 90,000 ये बैंक की ट्रांजेक्शन यहाँ आ गई। यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई होगी 110, तो ये क्या होगा, सीएफओए में ऐड होगा। भैया तीसरा वाला क्या बताया था, टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। चार्ज का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करा होगा, तो ये तो सीधा क्या होगा, सीएफओए में ऐड होगा। ये ऐड होगा और इस वाले को क्या करोगे आप, माइनस करोगे यहाँ से। भैया ये कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग फिगर है यहाँ की, ये बैलेंसिंग फिगर है। 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, बट अभी मेरे संग आप आगे बढ़ो, ठीक है। ओके भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर लेते हैं। टैक्स की बात हो गई है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगी। कोई मुझे बता सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया देखो, ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉन रिकरिंग नेचर की है भैया, मैं कहता हूँ घटनाएं, मतलब जो ऐसी घटनाएं जो होनी नहीं चाहिए थी, जैसे फैक्ट्री में आग लगना, फैक्ट्री में चोरी हो जाना, भैया आपका स्टॉक का ट्रक जल गया, आपका स्टॉक का ट्रक नदी में गिर गया। मान लीजिए आप ना यहाँ से कोई कंसाइनमेंट, मुंबई से आप कोई कंसाइनमेंट लगा लीजिए गोवा भेजने की कोशिश कर रहे थे, हुआ क्या, वो पूरा कंसाइनमेंट डूब गया आपका नदी में। तो भैया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। अब यहाँ का जो भी एक्सपेंस था या जो भी इनकम था वो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। इनकम को क्या करोगे आप, माइनस करोगे, और एक्सपेंस को क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे। तो ये निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया आज की पूरी कहानी आगे के मुद्दों पे चलेगी, बट आगे के मुद्दों पे चलने से पहले एक बार एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं आज की कहानी। भैया नया वाला मॉड्यूल है, आप चाहें तो अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, वरना आप यहाँ तो देख ही सकते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड। ठीक है भैया, 31 मार्च 2022 की बात करी हुई है। सरप्लस बैलेंसेस एसपीएल दे रखा है आपको 10 लाख, 5 लाख। भैया डिविडेंड पेबल दे रखा है आपको 50,000, अच्छी बात है, ये तो अभी हमने डिस्कस भी नहीं करा। भैया और कुछ दे रखा है, चेक कर लेते हैं। नीचे दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड ऑफ फॉर द ईयर, ये आपको नीचे चीज दे रखी है। मैं समझ गया एक चीज, मुझे ना आपको डिविडेंड वाला पहले बता ही देना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। मैंने शायद इसमें क्वेश्चन देखा था जो आपसे हो सकता है, एटलीस्ट अभी हो सकता है। नहीं यार, डिविडेंड ना हर क्वेश्चन में थोड़ा-थोड़ा दे रखा है, तो एक काम करते हैं, पहले डिविडेंड वाला पोर्शन देख ही लेते हैं। पहले डिविडेंड वाला पोर्शन देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चलिए डिविडेंड वाला पोर्शन पहले देख ही लेते हैं। चलिए, डिविडेंड मैंने शायद करवाया होगा। 1 मिनट देना मुझे बस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये हो चुका है हमारा जी, ये लिखा हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब देखो एक बात सुनना, अ, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है। होता क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि भैया अगर ये आपका नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स,
भैया जैसे ही टैक्स वाले चले जाएँगे, आपने मेरे से बोला था कि अब किसका प्रॉफिट बचा हुआ है सारा का सारा, भैया ये प्रॉफिट आप बाँटोगे या तो इक्विटी शेयर होल्डर में या प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। देखो, होता क्या है, जो प्रॉफिट बढ़ता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। ये मैंने आपको बात अच्छे से बता दी थी। प्रॉफिट यू वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वर्ड यूज़ करते हैं डिविडेंड। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, भले ही वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। अब एक बात बताओ मुझे, इक्विटी और प्रेफरेंस वाले से भी पहले किसको पे करते हैं? मतलब पहले किसको पे करा जाता है, इक्विटी को या प्रेफरेंस को? भैया पहले प्रेफरेंस वालों को। किसको? प्रेफरेंस वालों को। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हम किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और इसके बाद देंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर को, और फिर जो पैसा बचा होगा उसको हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम पे ये पड़ा रहेगा, जो सरप्लस में पड़ा रहता है। भैया अब सुनना, आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भैया ये डिविडेंड ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में देगा आपको, मतलब बीच-बीच में से देगा भी, मैं दिखा दूँगा कि किस तरीके से होती है। ये आपको ना बीच-बीच में इंफॉर्मेशन देगा कि ये भैया ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिविडेंड से भैया देखो, यहाँ पर आप बिफोर टैक्स चले जाओगे, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चले जाओगे, तो आपको डिविडेंड भी ऐड बैक करना पड़ेगा। आपको डिविडेंड भी ऐड बैक करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन है तो। क्योंकि एक बात समझो, मैंने मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, भैया इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, यहाँ पर मेरा 7 लाख बचा था। तो भैया आपने इसको लिया, एडजस्ट कर लिया, बिफोर टैक्स कर लिया, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कर लिया। बट आपको ये भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ये 1 लाख और 2 लाख, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नेट प्रॉफिट चाहिए जो मेरे धंधे से हुआ है। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वाला भी मेरे को प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो भैया मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो प्रॉफिट है वो मेरे को चाहिए, तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7 लाख में जो मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करा था 1 लाख रुपए, और जो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पे करा था कितना, 2 लाख रुपए, वो ऐड करके मैं 10 लाख रुपए तक पहुँचूँगा पहले। अब भैया यहाँ पर ना सिर्फ इतना मोटा-मोटी एक लाइन याद रख लो, जितना भी डिविडेंड हमने पे करा था, वो हमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कुछ क्रिस्प पॉइंट है, वो सुनना। भैया एक बात याद रखना, आपको 2 डिविडेंड के नाम से मैं कन्फ्यूज़ करूँगा। एक करूँगा इंटीरियम डिविडेंड और दूसरा करूँगा प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सुनना इसमें फ़र्क क्या है? देखो वैसे इतना डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी। ये प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? एजीएम। एजीएम मैंने कभी वर्ड यूज़ करा है? यूज़ करा होगा मैंने। क्या होता है एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल तो आता ही है, जनरल मीटिंग भी आता है। ए का मत ए एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर ये डिसाइड करते हैं, मतलब ये डिसीजन लेते हैं कि भैया कितना प्रॉफिट हमारा बँटना चाहिए एज़ अ डिविडेंड। तो भैया जो ये प्रॉफिट होता है, इसको कहा जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड, या फिर इसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है? भैया मैं दोबारा बताता हूँ। भैया एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जब हमारे शेयर होल्डर ये डिसाइड करते हैं कि कितना हिस्सा प्रॉफिट का एज़ अ डिविडेंड बँटना चाहिए, तो उसे कहा जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। बट आपको ना यहाँ पर एक और वर्ड बहुत मिलेगा, दैट इज़ इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड। तो भैया इंटीरियम डिविडेंड पहली बात, साल में कभी भी पे करा जा सकता है, कभी भी। बट ये पता है कौन पे करता है? बीओडी। और बीओडी कौन है? ये आप बिज़नेस पढ़ते हैं, बीओडी तो पता होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। तो ये इंटीरियम डिविडेंड सिर्फ मिलता किसको है? ये मिलता है सिर्फ इक्विटी वालों को। ये इक्विटी शेयर होल्डर को। भैया ये किसको मिलेगा? भैया पहले आप प्रेफरेंस वालों को कंसीडर करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और दूसरा फिर आप किसको करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। भैया मैं पूरी कहानी बताऊँगा धीरे-धीरे, बट पहले आप यहाँ पर समझो। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल एक बार चेक कर लूँ कि कैसा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है मैंने। ठीक है, कोई खास एग्ज़ाम्पल मुझे लग नहीं रहा। चलो, मैं ना एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, प्लीज़ मेरे संग लिखना शुरू कर दो। ऊपर टॉपिक लिखना, क्या कहते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड। डिविडेंड लिखो, आप सिर्फ डिविडेंड लिखो। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, मान लो 10 लाख रुपए दे रखा है आपको, ठीक है? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको बता रखे हैं 2022, 2021। 10 लाख, 10 लाख। परसेंटेज को 10% कर लो, एक काम करो। इंटीरियम डिविडेंड पेड 1,20,000। प्रपोज्ड डिविडेंड 2022, 2021 3 लाख, और यहाँ लिख लीजिए 2 लाख।
भैया बिफोर टैक्स आपको पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पता है, बस ये एक बार सीख लो, बस आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने लग जाएँगे। हम क्वेश्चन में अभी आपको चेक भी करा दूँगा सारे के सारे। चलिए, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मैं मान लो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेके आ गया, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोला मैंने? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 10 लाख रुपए है। अब सबसे पहले जब भी आपको सुनो, अब यहाँ पर देख लो पहले, इंटीरियम डिविडेंड दिख जाए, वो आप ऐड बैक करोगे। इंटीरियम डिविडेंड आपको जैसे दिख जाए, कितने का दिखा है यहाँ पर? 1,20,000 आपने ऐड बैक कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और चीज़ ध्यान से समझना, ये जो प्रपोज़्ड डिविडेंड है ना, ये भी आपको ऐड करना होता है। बट अब आप इसमें करोगे कौन-सा? ये आपका करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं भैया, यहाँ पर आप जैसे आपने वो बनाया था ना प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट, वो बना लो। बट मैं कहता हूँ गलत अप्रोच है। आपको अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या करना, जो प्रीवियस ईयर वाला है ना, इसमें प्रीवियस ईयर को तवज्जो दिया जाता है, मतलब इम्पोर्टेंस उसको दी जाती है। तो जो प्रीवियस ईयर वाला है ना, इसको क्या करो, सीधा इसमें ऐड बैक कर दो। क्योंकि मेरी असम्पशन क्या चलती है, जो प्रीवियस ईयर में हमने प्रपोज़ करा था, यानी कि बोला था हम देंगे, वो इस साल हमने पे कर दिया होगा। मीन्स मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हम इसमें क्या मान के चलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में हमने प्रपोज़ करा था, बोला था हम देंगे, वो हमने इस साल पे कर दिया होगा। तो भैया इसको क्या करो, ऐड बैक कर दो। किसको भैया? प्रीवियस ईयर वाले को। करंट ईयर्स में इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं होता, याद रखना। कोई भी लेना-देना नहीं होता। बहुत पहले होता था उसकी ट्रांज़ैक्शन में, बट अभी कोई लेना-देना नहीं होता। भैया इसके बाद क्या करोगे? भैया एक और चीज़ बताता हूँ। बताओ इसपे एक और चीज़ ऐड करनी होगी। क्या पर आप बताएँगे मुझे? एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। भैया प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। क्योंकि देखो, ये दोनों चीज़ें ना मोस्टली किसको दी जाती है? इक्विटी वालों को। और इतना भी मुझे पक्का पता है कि इक्विटी वालों से पहले प्रेफ़रेंस वाले आते हैं। बट प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को तो अभी कुछ दिया ही नहीं। अब देता हूँ ना, देखो। आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है? 10%। तो भैया ये 10% इसको क्या करो, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो 10 लाख का 10% इसको पे कर दो एज़ अ डिविडेंड। क्योंकि इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, तो 10 लाख का 10% कितना होगा बताना ज़रा? 1 लाख रुपए, तो मैंने ये 1 लाख रुपए भी ऐड कर दिया। मतलब भैया मेरी सिंगल असम्पशन चल रही है, जैसे ही इक्विटी वालों को प्रपोज़ करने के लिए मैं पैसा दूँगा, भैया मैं पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दूँगा। अदरवाइज़ कंपनीज़ एक्ट एनसीएलटी मुझे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम में लिखा है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना, रिडम्पशन नहीं, जब लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होती है ना, तो इक्विटी वालों को तो पैसा मिलता ही नहीं है, बट इनको भी पैसा मिल जाता है। प्रेफरेंस वालों को भी मिल जाता है, बट इक्विटी वालों को कभी नहीं मिलता। ये मैंने आपको बताई थी जब मैं इसका वो करा रहा था आपको डिफरेंस, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सबको ऐड करना है। तो भैया 10 लाख में आपको कितना ऐड करना है? 3 लाख, 13 लाख, और ये मेरे ख्याल से 14,20,000 रुपए हो रहा है। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। 14,20,000 रुपए हो रहा है। भैया देखो, 3 बातें हैं। इंटीरियम डिविडेंड आपको ऐड करना है, प्रपोज्ड डिविडेंड आपको ऐड करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो उनका डिविडेंड भी आपको ऐड करना है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। भैया आपको मैं एक और बात बोलता हूँ। ये तीनों चीज़ें ये तीनों चीज़ें मैं कहीं माइनस भी करूँगा। ये तीनों चीज़ें मैं कहीं माइनस भी करूँगा, बट ऑपरेटिंग में नहीं करूँगा इसको। जब आएगी ना बातें, मैं बता दूँगा आपको। बट आप प्लीज़ याद रखना कि इन तीनों चीज़ों को, इंटीरियम डिविडेंड को, प्रपोज्ड डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड को, मैं कहीं पर माइनस भी करूँगा, बट अभी के लिए मैं नहीं बता रहा आपको। अभी नहीं बता रहा, मैं आगे बताऊँगा आपको, डन है? चलिए, अब एक काम करते हैं, अब अपने क्वेश्चन्स पे आ जाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर कौन-सा था हमारा जो चल रहा था? पहला ही देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, भैया 1 से लेकर 4 तक सबसे लास्ट में करना। सबसे लास्ट में करना, जब आप तीनों एक्टिविटी समझ जाओ, तब करना। आ जाइए, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। भैया चलो, भैया एक्सट्रैक्ट दे रखा है बैलेंस शीट का, ये आपको क्या दे रखा है? भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। नीचे बोल रखा है डिविडेंड पेएबल, बाद में बात करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 22, यानी कि भैया 21 का कितना है? 4 लाख रुपए, और 22 का कितना है आपका? 5 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको क्या निकालने के लिए बोला है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो भैया देखो, नेट प्रॉफिट तो कैसे निकलेगा? 10 लाख में से 5 लाख माइनस करोगे, कितना हो जाएगा भैया आपका? 5 लाख रुपए। भैया ये डिविडेंड पेएबल क्या करोगे? ऐसे लेकर क्रॉस लगा देना। भैया डिविडेंड पेएबल का मतलब क्या है कि डिविडेंड पे करने करेंगे या फिर करना होगा। अभी इसको कोई कंसीडर नहीं करना। भैया पे तो नहीं करा ना अभी, पेएबल में आ रहा है। भैया ये लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, अभी पे नहीं करा है हमने। तो जब पे करेंगे तब की बात तब की करेंगे, तो अभी को तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है। अब एक बात बताओ, इसमें किसको तवज्जो देनी है? प्रीवियस ईयर को। तो 31 मार्च 2021 को कितना प्रपोज हुआ था भैया? 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर क्या करो, प्लस कर दोगे आप प्रपोज्ड डिविडेंड, ब्रैकेट में भले ही लिख देना प्रीवियस ईयर वाला, कितना हो जाएगा ये आपका? 4 लाख, और 9 लाख रुपए आपका आंसर हो गया। अब आपके मन में दिमाग में चल रहा होगा
कि भैया इसमें बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो किया ही नहीं। भैया ये ना बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही था, बस इसको बस डिविडेंड से पहले कर दिया मैंने, मतलब डिविडेंड भी मैंने इसमें ऐड बैक कर दिया। इतनी बस मेरी सिंगल एजम्पशन है। हो जाएगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। भैया प्रेजेंटेशन के लिए इसमें क्या करना, नेट प्रॉफिट निकालने से, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखकर, पता है कैसे लिखना? यहाँ पर है ना बैलेंस इज एसपीएल का, पहले ऐसे लिखना, बैलेंस इन एसपीएल करंट ईयर, फिर नीचे माइनस का साइन लगा के क्या लिखोगे, बैलेंस इन एसपीएल और प्रीवियस ईयर। बैलेंस इन एसपीएल और प्रीवियस ईयर, और उसको माइनस करके दिखाना अच्छे से। ये डायरेक्टली मत लिखना 10 लाख 5 लाख रुपए, 10 लाख में से 5 लाख माइनस करके दिखाना, तब आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को करना, ठीक है? तो इसको हटा रहा हूं मैं, कोई इतना इतना वो हाई तौबा वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई कर लो एक बार। अगर आपको लगता है कि आप ट्राई कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मुझे 1 मिनट लगेगा। एक बार देखो जरा समझो, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने बनाया था। आपको कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो। देखो इसको कि हो पाता है या नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 6 करो ट्राई करके एक बार। आज खत्म करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और हो जाएगी मेरे हिसाब से। कर रहे हो? चलो देखो ये वाला मैं कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट देखो भैया, 720 में से 4 लाख आप माइनस करके दिखाओगे। भैया जिसको ये समझ नहीं आ रहा है ना, प्रेजेंटेशन करनी है, जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर 5-6 देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन समझ लो। भैया 720 में से 4 माइनस करा आपने, कितना आ गया ये सीधा आपका? 3,20,000। भैया और कुछ चीजें दे रखी है इसमें क्या? एक मिनट, और कुछ चीजें दे रखी है तो देखो, ये तो मेरा हो गया। भैया अनपेड डिविडेंड क्या करना है मुझे, अनपेड डिविडेंड का अभी पे ही नहीं कराना, पेबल है तो इसको भी इग्नोर कर दूंगा मैं, ठीक है? प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, भैया हमें पता है इक्विटी शेयर्स पे ही दिया होगा। फॉर द ईयर 20-21 और 21-22, मैं कहता हूँ 21-22 को मारो गोली, 21-22 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 20-21 में कितना था, 1,60, तो ठीक है। प्रपोज डिविडेंड 1,60,000 रुपए मैंने ऐड कर दिया। आगे देखो इंटीरियम डिविडेंड कितना बोला हुआ है, कितना बोला हुआ इंटीरियम डिविडेंड, 40,000, ठीक है? भैया एक और चीज मैंने बोला था, अगर नहीं भी बोले क्वेश्चन तो ऐड करनी होती है। भैया यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, तो इनको भी तो डिविडेंड पे करो। तो भैया यहाँ पर लिखोगे आप डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इसको कैलकुलेट करके दिखा देना। भैया यहाँ पर 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख का 10%, ठीक है? 6 लाख और इसका 10%, तो 10% कितना, वैसे याद रखना हमेशा इस पे दिया जाता है। 2021 वाले के जो ऊपर वाला होता है ना, मतलब ओपनिंग बैलेंस, उस पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तक मान लो कोई रिडम्पशन हो गई तो इसीलिए यहाँ पर देना होता है। लॉजिक मैं बता दूंगा इसका, अभी के लिए आप समझो। 6 लाख का 10% कितना हो गया आपका ये? 60,000, 60,000, ठीक है? चलो ऐड करके देखते हैं, ये 1 लाख हो गया। ये हो गया आपका 420, और 420 में हम 60 ऐड करेंगे तो 480, 580 हो रहा है क्या? 5,80,000 सीधा आपका आंसर आ रहा है इस वाले का, ठीक है? ये आ रहा है। भैया ये आपने काटा क्यों? क्योंकि वही बात है जो मैंने बताई आपको, कि प्रपोज डिविडेंड पे करने से पहले इक्विटी प्रेफरेंस वालों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आप पढ़ के देख लेना, ये लीजिए आप पढ़ के देख लेना, यही इसमें पूरी की पूरी बात लिखी होगी। ये उतारना है तो आप उतार सकते हो अपनी कैलकुलेशन के लिए बाद में, अदरवाइज तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, भैया एक काम करो, अब प्लीज जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, यही एक काम करो, 7 को नहीं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को मारो गोली, आप क्वेश्चन नंबर 8 पे लग जाओ। भैया 8 बहुत बड़ा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ प्लीज ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा। 1 मिनट लगेगा मुझे कराने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और समझाने में 2 मिनट, 2-3 मिनट में का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, ट्राई करो, अपनी बुक खोलो और जरा देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें सारी चीजें हैं जो जो मुझे चाहिए ना, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, सारी चीजें हैं। तो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पे लग जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, करिए इसको, जल्दी करिए इसको, ट्राई करो अपनी कॉपी में, ट्राई करो, देखो इसमें कितना गलत हो सकते हो ये देखो। चलो सही नहीं हो सकते ना आप लोग, तो कितना गलत हो सकते हो ये चेक करो, कम ऑन। बुक कहाँ गई आप सबके, बुक कहाँ गई आप सबकी?
तुम इस वाले को जल्दी से करके दिखाओ, मुझे इसका परफेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स है और प्रपोज़्ड डिविडेंड है, बस यही है। ईओ है भी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नहीं है यहाँ पर, वो होती है तो हमेशा वो एडजस्टमेंट में लिखी होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, है ही नहीं इसमें। इसका हो चुका है। जिनको लग रहा है कि उनसे हो सकता है, वो करते रहें। शेयर कैपिटल में आपको वो तो नहीं दे रखा ना, प्रेफ़रेंस नहीं दे रखा आपको। ठीक है, ये रहा आपका आंसर इसमें मेरे हिसाब से तो। ऐड कर लीजिए इसको 1 लाख, 1,55,000 और 10,000, 1,65,000 आपका आंसर है। ये क्या करा आपने अगेन, भैया मैंने डिफरेंस लिया पहले तो नेट प्रॉफिट का, भैया प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स में मेरे को क्या ऐड करना होता है हमेशा, जो क्लोजिंग वाला दे रखा है तो क्लोजिंग वाला ऐड करा। भैया प्रपोज्ड डिविडेंड में मुझे हमेशा क्या ऐड करना होता है, ओपनिंग वाला, याद रख लो इस चीज को, याद ही रख लो भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स में हमेशा क्लोजिंग वाला ऐड होगा, प्रपोज्ड डिविडेंड में हमेशा मेरे को ओपनिंग वाला यानी कि जो प्रीवियस ईयर का है वो ऐड होगा, और इंटीरियम डिविडेंड तो एज इट इज जो भी है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। और 1 पैंसठ मेरा आंसर आ रहा था भैया। प्रेजेंटेशन इसकी नीचे की बिल्कुल सही है भैया, ऊपर के लिए बस मैंने आपको क्या बताया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने से पहले क्या लिख लेना नीचे, बैलेंस ऑफ करंट ईयर जितना भी दे रखा है, लेस बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर जितना भी दे रखा है, माइनस करके दिखाना, तब आपका नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली आपको दिखना शुरू हो जाएगा। डन है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। भैया एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक काम कर रहा हूँ, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। दे दो होमवर्क या करवाऊं इसको, एक काम करो, यहीं कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आप होमवर्क में ना शायद अटक जाओ इस क्वेश्चन में। भैया सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो भैया आपको पता है क्या क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना होता है, यानी कि सीवाई में से पीवाई माइनस करना होता है। तो 336 में से जब आप 1 लाख माइनस करोगे तो आंसर मेरे हिसाब से कितना आएगा, 2,36,000 यही आएगा। भैया डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, भैया सही बात है, पेड है, पेबल नहीं है, तो 72,000 ऐड करूंगा। भैया ये डिविडेंड हो गया ये वाला। भैया इंटीरियम डिविडेंड कितना पे करा हुआ है, 90,000 रुपए, तो ये भी ऐड होगा भैया। ठीक है भैया, ट्रांसफर टू रिजर्व समझ रहे हैं, जनरल रिजर्व में पैसा डाला हुआ है इन्होंने, 1 लाख रुपए। चलिए भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर, भैया करंट ईयर का लेना होता है प्रीवियस ईयर का लेना होता है, भैया करंट ईयर का। भैया प्रोविजन फॉर टैक्स तो करंट ईयर का लेना होता है ना, भूल गए, करंट ईयर का ही तो मानते हो ना कि प्रोविजन में डाला होगा आपने, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1.5 लाख। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स अभी बताता हूँ, ये मैंने बताया भी नहीं है, लॉस्ट ड्यू टू अर्थ, ओ अर्थक्वेक, अर्थटेक कहने वाला था मैं, अर्थक्वेक बताना भैया क्या है ये। भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस है, ये क्या होगा जरा बताना, एड बैक होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा 2 लाख। भैया ये क्या है, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ये क्या है भैया, ये भैया आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीप्ट है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1 लाख को। भैया रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करना है मैं बता देता हूँ, भैया रिफंड ऑफ टैक्स को आप यहीं पर माइनस करके दिखा देना, या फिर आप नीचे भी कर सकते हो, बट अभी आपको क्या बताऊंगा मैं, कि रिफंड ऑफ टैक्स को आप यहीं पर माइनस करके दिखा देना, क्योंकि वहां पर पेबल आ जाएगा डायरेक्टली। रिफंड ऑफ टैक्स जितना भी दे रखा है, कितना है यहाँ पर, मान लीजिए 3,000, तो 3,000 को आप यहीं पर लेस करके दिखा देना। कमॉन इसको जल्दी से करके देखें कि क्या कैलकुलेशन आ रही है इसकी। 2,36,000 प्लस 72,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 150, मतलब 1,50,000 प्लस 2 लाख, माइनस करूंगा मैं 1 लाख, और मैं माइनस करने वाला हूं इसमें 3,000। 1 मिनट,
ठीक है, 745 यहाँ मैंने ये इसको प्लस क्यों लिख दिया पता नहीं, बट रिफंड ऑफ टैक्स हमेशा आपका क्या होता है माइनस होता है, ठीक है? भैया टैक्स को आप ऐड करोगे तो रिफंड को आपको माइनस करना है, खत्म कहानी। रिफंड को आपको क्या करना है माइनस करना है। भैया आपको लग रहा होगा कि भैया मैंने डिविडेंड वाला नोट लिखवा के नहीं दिया, डिविडेंड वाला मैं नोट लिखवा दूँगा, अभी पहले मुझे आगे बढ़ने दो। भैया इन 2 को उतार के रख लो क्योंकि ये दोनों नहीं हुए थे आपसे। कम ऑन क्वेश्चन नंबर ये कौन-सा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 था मेरे ख्याल से और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है? आपको बैलेंसेस से पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन्स पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पूरा क्वेश्चन दे, तो वो ये क्वेश्चन दे सकता है। कम ऑन, जल्दी से उतारिए इसको, फिर हम आधा घंटा अब लगाने वाले हैं पूरा इसको खत्म करने पे। उतारिए इसको जल्दी से। करिए इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, आ जाइए आप। भैया अगर आप देखेंगे तो आपने सारी चीज़ें लिख दी है, प्रपोज़्ड डिविडेंड के लिए अगेन 3 लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइन छोड़ देना, आपका काम मैं करवा दूँगा उसमें, मैं उसमें लिखवा दूँगा आपको जितनी चीज़ें मुझे लिखवानी है। अभी पहले मैं आपको लेके आना चाहता हूँ यहाँ पर। भैया अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है वो बता दिया, बिफोर टैक्स कैसे करना है वो बता दिया, बिफोर ईओ कैसे करना है वो बता दिया और साथ ही साथ इसमें हमने अब क्या सीख लिया है भैया, क्या ऐड करना सीख लिया है बताओ? डिविडेंड को भी एडजस्ट करना हमने यहाँ पर सीख लिया। भैया यानी कि डिविडेंड भी इसी का पार्ट बनेगा जी, क्योंकि डिविडेंड यहाँ कई बार क्या दे रखा होता है, आफ्टर दे रखा होता है ना, कट करके दे रखा होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड को इसलिए मैंने ऐड बैक कर दिया। ये कहानी मेरी पूरी हो चुकी है, अब इस पे सुनना मेरी पूरी की पूरी बात, इस पे सुनना। भैया यहाँ क्या लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। भैया आप सुनो, यहाँ पर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, यहाँ पर ना डिविडेंड के बगल में मैं लिख रहा हूँ इफ एनी, क्योंकि अगर नहीं है तो नहीं होगा ये, अगर कोई है तो ऐड कर देना। अब यहाँ पर सुनना कि करना क्या है अपने को, सिर्फ दो चीजें ऐड करना है आपको, नॉन कैश, लिख दिया मैंने, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको लेस करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। मैं बताता हूं आपको, मेरे ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, आपको ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और आपको माइनस करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, ये आपको माइनस करना है। भैया मैं आपको इसको एक एग्जांपल दूंगा, उससे दोनों चीजें निकल के आ जाएगी, आप समझ जाओगे सारी कहानी। अब मान लो यहां पर पीसीसी लिमिटेड का एग्जांपल लेता हूं मैं। हमने क्या करा, एक लैपटॉप सेल कर दिया। हमने क्या करा, एक लैपटॉप सेल करा। भैया मान लीजिए जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी उसकी 20,000 रुपए। बुक वैल्यू यानी समझते हो ना कि बुक में वो 20,000 रुपए शो हो रहा था। दो चांसेस ले लेता हूँ। भैया मान लीजिए मैंने उसको 18,000 में बेचा और मान लीजिए मैंने उसको 22,000 में बेचा। तो यहाँ पर बताएंगे मुझे क्या हो रहा है, 2,000 रुपए का मेरे को लॉस, और यहाँ पर बताएंगे मुझे 2,000 रुपए का क्या हो रहा है गेन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सिंपल है, प्लीज सोच समझ के बताना, क्योंकि देखो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना इसको। आज खत्म करने की मूड में हूं मैं इसको, ऑपरेटिंग को तो एटलीस्ट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई टाइम नहीं लगना, तो आज प्लीज खत्म कर ही लेते हैं इसको। मुझे एक बात बताओ, पीसीसी लिमिटेड का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? ये टीचिंग, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। मान लो बायजूस का एग्जांपल ले लो, अनअकैडमी का ले लो, किसी का भी ले लो, पढ़ाना काम है। अब इन्होंने जो लैपटॉप बेचा, क्या ये इनका ऑपरेटिंग काम है? भैया लैपटॉप बेचना एसर का काम है, एचपी का काम है, डेल का काम है, ये जो बड़े बड़े एप्पल स्टोर है उनका काम है। भैया पीसीसी लिमिटेड का ये काम नहीं है। बट इन्होंने जो बेचा, आप क्या ये मानते हो ये इनका नॉन ऑपरेटिंग है? ये नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि ये इसके लिए ऑपरेट नहीं करते। अगर आप पीसीसी लिमिटेड से पूछोगे कि भैया आप चलते कैसे हो, तो मैं बोलूंगा बच्चों को पढ़ाकर। ये लैपटॉप बेचना मेरा काम नहीं है। बट अगर आप किसी लेनोवो के शोरूम में चले जाओगे, आप किसी डेल के शोरूम में चले जाओगे, आप पूछोगे कि भैया आपकी अर्निंग कैसे होती है, तो वो बोलेगा मैं लैपटॉप बेच के अपना काम चलाता हूँ। पक्की बात है ये, पूरी की पूरी बात ये समझ आ रही होगी। अब समझो, ये इतना तो एग्री कर रहे हो मेरे संग कि ये नॉन ऑपरेटिंग है मेरे लिए, पीसीसी लिमिटेड के लिए नॉन ऑपरेटिंग। तो एक बात समझो, तो ये 2,000 रुपए का जो ये लॉस है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अगर लॉस है तो। और अगर मेरा ये 2,000 रुपए का यहाँ पर कोई गेन है, तो मुझे ये यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ये बस इतनी बात याद रखना। मीन्स जितने भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग है वो मैं क्या करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं प्लस कर दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं माइनस कर दूंगा। अब लेट्स से एक और चीज सुनो। मान लो पीसीसी लिमिटेड में एक लाइब्रेरियन आया, उसने बोला कि सर आप क्या करो ना, आपका ना थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, बचा हुआ है तो बता। तो इस रूम को, इस हॉल को मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि इससे मेरा क्या फायदा।
उसने बोला कि देखो सर, आपके बच्चे जो फ्री में इधर-उधर घूमते रहते हैं, अब वो लाइब्रेरी में बैठेंगे, यहाँ पढ़ लेंगे और दूसरा मैं आपको ₹5000 पर महीना रेंट दूँगा। मैं ₹5000 आपको पर महीना रेंट दूँगा, एज़ अ फीस समझ लो या रेंट समझ लो, मैं आपको दूँगा। अब एक बात बताओ, पीसीसी लिमिटेड का मेन काम क्या था? पढ़ाना। अब ये जो लाइब्रेरी का रेंट आ रहा है, ये आप नहीं मानते कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरी? भैया इसके लिए मैंने थोड़ी ऑपरेट करा था, पीसीसी लिमिटेड को जब मैं रजिस्टर्ड कराने गया था, तो मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मैं लाइब्रेरी भी खोलूँगा। तो ये जो लाइब्रेरी है ये एडिशनल है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5000 को मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब ध्यान से सुनना। भैया आप एक बात बताओ, पीसीसी लिमिटेड में हमने क्या लगा रखा है? हमने स्क्रीन लगा रखी है, लैपटॉप लगा रखा है, पैड है, भैया हमने कैमरा लगा रखा है, स्टैंड लगा रखा है, हर चीज़ लगा रखी है। अब एक बात समझो, ये सारी मशीनरी है हमारी, ये सब मशीन ही तो है हमारे लिए। ये डेप्रिशिएट भी होती होगी। ये डेप्रिशिएट तो होती है ना, सारी मशीनरी होती है। भैया एक पेन हो वो भी डेप्रिशिएट होता है भैया, अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा। मतलब यहाँ आपने समझी होगी ये चीज़ भैया, कहाँ समझी होगी? 11th में, पक्की बात है। अब भैया समझो कि जो ये डेप्रिसिएशन है, इसको जब मैं पढ़ा रहा था आपको या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा एक्स-वाई-ज़ेड जगह जगह से, नॉन एक्सपेंस सॉरी डेप्रिसिएशन इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। मानते या नहीं मानते? अरे गधो! ये फ़ोन मैं 8000 का खरीद के लाया था, आज इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ़ ₹2000 रह गई है। तो ये जो ₹6000 का फ़ॉल आया है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। बट ये कैश में थोड़ी पे करा है मैंने, ये मैंने कैश में थोड़ी खर्च करा है। ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म होती चली गई इसकी वैल्यू, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है मेरा। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो याद रखना, जो भी अगर क्वेश्चन में मेरे को डेप्रिसिएशन दे रखा होगा तो नॉन कैश एक्सपेंस के नाम पर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने बोला 5000 का डेप्रिसिएशन, तो 5000 का मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूँगा। मतलब भैया आप समझ लो कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंस है वो ऐड बैक होंगे। जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर नॉन कैश इनकम है, उसको आप ऐड बैक करोगे। भैया नॉन कैश इनकम नहीं होती कभी भी। नॉन कैश इनकम नहीं होती ज़्यादातर, बट नॉन नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। आप मानते हैं ना कैशलेस एक्सपेंस हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज़, राइट ऑफ करना, ये सब तो भैया आपके नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं ना। अब गुडविल जो अमोर्टाइज़ होती है तो जेब से पैसा जाता है तुम लोगों के? कभी नहीं जाता। तो उसको अमोर्टाइज़ करते हैं नॉन कैश तरीके से, तो वो ऐड बैक कर देंगे। भैया और एग्ज़ाम्पल बताओ, और एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा। बट आप इस पहले इस पहेलू को समझ लो अच्छे से, ठीक है? अब एक बात बताओ, भैया वो नोट करना है अभी आपको, ऑब्वियसली फॉर श्योर आपको नोट तो करना ही है। मैं आपको ना एक और नोट पे लाता हूँ, यहाँ पर मैंने उसका नोट दे रखा है, वेट फॉर अ व्हाइल। भैया इसी तरीके से लाइनिंग आगे बढ़ानी है आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा है ना, वो स्टूडेंट हो गया जी, ये लीजिए। भैया आप यहाँ से कॉपी कर लेना भले। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो आपको पता ये सेकंड ही है ना हमारा इसमें? हाँ। बिफोर हाँ, ठीक है, ये सेकंड ही होगा हमारा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये फर्स्ट से हम ले आए थे। भैया इसके बाद क्या करना है आपको? नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड बैक करना है। नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको लेस करना है। भैया यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भैया इन 2 का मैं एग्जांपल सॉरी भैया ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये मैं बता चुका हूँ आपको, राइट? ये तो मैं शायद बता चुका हूँ ना अभी एग्जांपल में। भैया मैंने आपको ये नहीं बताया। नहीं बताया ना? अब एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करो तुम लोग, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भैया कितना ऊपर-नीचे जाना पड़ेगा? थोड़ा-सा ऊपर बस, बहुत अच्छी चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ। भैया इसको उतार के रखो तो, ये ऑर्गेनाइज़ेशन लिखो, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग लिखो, ये सारी चीज़ें नोट करो जल्दी से और जो लिखा हुआ है वही नोट करो तुम लोग, जल्दी से करो पहले तो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल फिर दूँगा ना तुम लोगों को अच्छे-अच्छे, आप टेंशन क्यों लेते हो? आज खत्म करना है इसको, याद रखना। ऑर्गेनाइज़ेशन वाला पार्ट उतारना है, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग, नीचे जो लिखा हुआ है वही, ऊपर जो लिखा है वही। ओह! सॉरी। ये उतारा आप लोगों ने ये? मेरे ख्याल से उतार लिया होगा। 1 मिनट बस। ये मैंने आपको उतारने के लिए दिया था। पर्पज़ क्या था उतारने का मैं बताता हूँ। अब एक बात बताओ मुझे। भैया मैं ना यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल लेता हूँ। यहाँ पर सुनना, क्योंकि पीसीसी लिमिटेड हम बहुत दिनों से कर रहे हैं तो यहाँ पीसीसी लिमिटेड लिखा मैंने और यहाँ मैंने लिखा एचडीएफसी बैंक। अब एक बात बताओ, एचडीएफसी बैंक आपकी फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। भैया आप खुद सोचो,
एचडीएफसी बैंक क्या आपका फाइनेंसिंग कंपनी नहीं, आप कहोगे बैंक है, तो भैया बैंक का मेन काम क्या होता है? फाइनेंस से रिलेटेड होता है। मीन्स वो पैसे को लेते हैं, डिपॉज़िट्स लेते हैं, एडवांस देते हैं, लोन्स देते हैं। भैया आपसे इंटरेस्ट लेते भी हैं, इंटरेस्ट देते भी हैं। भैया इंटरेस्ट कब देते हैं? जब आप उनके संग कोई बॉन्ड, डिमांड ड्राफ्ट ये सब आप लेते हो तो देते हैं ना वो इंटरेस्ट। तो भैया ऑब्वियसली जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी बैंक से रिलेटेड है, वो फाइनेंसिंग एंटिटी है। भैया मैं क्या हूँ? पीसीसी लिमिटेड नॉन फाइनेंसिंग एंटिटी है। भैया बता क्यों रहे हो एकदम से क्या हो गया आपको मैं बता रहा हूँ। भैया आपको ना धंधे 2 तरीके से बाँटने पड़ेंगे सीएफएस बनाने से पहले, ठीक है? या तो धंधा होगा फाइनेंसिंग या होगा नॉन फाइनेंसिंग। भैया आपको क्वेश्चन पहले ही बता देगा, बस ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया बच्चों को आपको कि आपको पता हो। अब जैसे मैं बोलूँ कि आईसीआईसीआई लैम्बार्ड या फिर आईसीआईसीआई बैंक ये सब क्या है? ये फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। भैया ये आईडीबीआई, ये फिर आपके एचडीएफसी, आपका एसबीआई बैंक, आपका ये जो भी पीएनबी बैंक है, ये सब फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। भैया इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग है ना, लोन देता है इंडिया बुल्स और लोन के बदले इंटरेस्ट देता है, तो ये आपके फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। भैया उसके अंदर भी कैटेगरी होती है बट अभी आपको 2 कैटेगरी समझनी है, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग। भैया ये बता रहे हो इसके पीछे रीज़न है? हाँ, रीज़न है। एक बात बताओ, भैया क्या करा पीसीसी लिमिटेड ने एडमिशन लिए इस साल बच्चों के और मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ चुके थे। कितने? 2 करोड़ रुपए। मैंने क्या करा, उस 2 करोड़ रुपए को अपने सीए को बुलाया, मैंने कहा क्या करो इसका? उसने कहा कि आप इसको क्या करो, डिपॉज़िट करा दो कहीं। मैंने कहा डिपॉज़िट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इसको मैंने डिपॉज़िट कराया लेट्स से एसबीआई बैंक में और एसबीआई बैंक में मैंने जब 2 करोड़ रुपए डिपॉज़िट कराए तो मेरे को इंटरेस्ट की इनकम मिली। बेटा ये आप सब जानते हैं कि आप जब बैंक में पैसा डिपॉज़िट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। चलो बैंक में डिपॉज़िट नहीं करा, मैंने एफडी करा दी बैंक में। एफडी कराई मैंने या फिर फिक्स कुछ भी करा लिया मैंने। मैंने बॉन्ड खरीद लिए, कुछ भी कर लिया। तो इस 2 करोड़ रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला, लेट्स से मुझे इंटरेस्ट मिला 20 लाख रुपए। ये 10% का तो नहीं मिलता कहीं भी, पर फिर भी चलो मैं मानता हूँ कि मेरे को मिल गया 20 लाख रुपए। मेरे को 20 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला। अब बेटा ध्यान से सोचना, क्या मेरा मेन धंधा ये था क्या मेरा मेन धंधा ये था? पीसीसी लिमिटेड क्या अब यहाँ इंटरेस्ट कमाने के लिए बैठी थी? नहीं। पीसीसी लिमिटेड का मेन काम था भैया बच्चों को पढ़ाना, उनको उनको उनसे फीस लेना और उनसे अपना काम चलाना। ये जो मैंने करा है, दैट इज़ नॉट माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दिस इज़ नॉट माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये मेरा धंधा नहीं है। तो भैया ये क्या करा है आपने? भैया आप क्या कह सकते हो ये मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है। अगर आप ऊपर से ओवरऑल देखो तो आपको क्या लग रहा होगा कि भैया ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि एक्सेस पैसा हुआ। भैया एक बात बताओ, आपके पापा और की सैलरी लेट्स से कि बहुत ज़्यादा है, टच वुड बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपके सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लगाकर पैसे बच जाते हैं, तो आपके पापा क्या करते हैं उस पैसे को या तो बैंक में डाल देते हैं या फिर कोई लैंड-वैंड खरीदते हैं या फिर कोई सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो सेविंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। पक्की बात है, चलो आप सेविंग ही समझ लो, तो आप सेव करके रख रहे हो, उसे इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे एट लास्ट में कि ये मैंने जो सेव करा हुआ था वो इन्वेस्ट ही तो होता रहता है ना टाइम टू टाइम, तो आपने इन्वेस्ट करा उस पैसे को। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, भैया एचडीएफसी बैंक ने क्या करा, इसने भी डिपॉज़िट करा कहीं, सेम अमाउंट करा 2 करोड़ रुपए और इसको भी 20 लाख रुपए ही मिले। अब एक बात बताओ, ये इसकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी क्या? द आंसर इज़ वेरी बिग नो। भैया क्यों? भैया मैं धीरे-धीरे चल रहा हूँ, तो धीरे-धीरे चल रहा हूँ तो मीन्स आपको भी अपनी स्पीड धीरे कर लेनी चाहिए। भैया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती इसकी ये। भैया इसका जो मेन काम ही है ना एचडीएफसी बैंक का, मेन काम क्या है? इंटरेस्ट का चलना। भैया हर बैंक का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वो इंटरेस्ट के सहारे ही तो चल रहा है। क्योंकि उनको ब्याज ना मिले, उनको चार्जेस ना मिले तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो भैया ये जो इंटरेस्ट ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एचडीएफसी बैंक की कौन-सी एक्टिविटी होगी बताना ज़रा मुझे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बस, यही पकड़वानी थी बात। मीन्स यह डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो किसी की ऑपरेटिंग हो सकती है। वो अगर आप समझो, आप बनो एचडीएफसी, मैं बन रहा हूँ पीसीसी। पीसीसी ने 2 करोड़ रुपए लगाए और 20 लाख रुपए कमाए, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और ये मैं कल की क्लास में बात कर लूँगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। अभी बस समझो। बट अगर आप एचडीएफसी बैंक हो और आप पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भैया ये आपकी कौन-सी एक्टिविटी होगी? ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ये कौन-सी एक्टिविटी होगी आपकी? ऑपरेटिंग होगी। भैया तो यही मैंने लिखवाया है, ये भूल जाइए ऊपर वाला। अभी लिख लिया ना बस बहुत अच्छी बात है। अभी मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो टिक कर रहा हूँ मैं। भैया इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, तो भैया फाइनेंस वालों को समझो ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बट नॉन फाइनेंसिंग वालों के लिए हमारी कोई नहीं होगी। अब समझो, इसका भी समझ लो एग्जांपल। पहले इसका समझ लो सॉरी, मैंने गलती कर दी। ये वाला इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो भैया फाइनेंसिंग वाले के लिए क्या हो जाएगी ये? ऑपरेटिंग और मेरे लिए कौन-सी हो जाएगी? आईए यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो क्लियर है आपको पूरा? अब उसका उल्टा करते हैं। मान लो मैंने ना किसी बंदे से लोन ले रखा है 2 करोड़ रुपए का और मैंने उसको 20 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करा है। तो भैया ये पे करना मेरा धंधा थोड़ी है। तो ये मैंने क्या करा होगा? ये मैंने अपने फाइनेंस यानी अपने ज़रूरतों के लिए लिया होगा। तो उसे मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालूँगा। ये देखो, नहीं ये वाला नहीं।
ये नीचे वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालूँगा। बट भैया एचडीएफसी बैंक का तो एक काम ही है ना कि पैसे डिपॉज़िट करना, पैसे इन्वेस्ट करना और या फिर लोगों से उधार लेना। भैया वो उधार भी लेती है क्या? भैया एचडीएफसी बैंक भी लेती होगी किसी न किसी बैंक से लोन, पक्की बात है। वो लोन लेती होगी तभी आगे काम चलता है। ये आप ना पता है कहाँ पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स में भी है वैसे ये आपका चैप्टर, क्या है? आरबीआई से वैसे जो बैंक्स जो होता है ना, उससे लेती है, आरबीआई से लेती है, आप समझ लो इस चीज़ को। तो भैया इसने जो लिया है, इसको भी तो इंटरेस्ट पे करना है, बट जो बैंक इंटरेस्ट पे करती है, वो उनका क्या काम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम है। भैया ये बातें हमें समझ नहीं आई, सिंपल एक चीज़ याद रख लो, भैया इंटरेस्ट पे करना या रिसीव करना, अगर मेरे लिए 2 हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पे करना और रिसीव करना मेरे लिए आपका ऑपरेटिंग कब होगा जब मैं फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट हूँ। बट अगर मैं फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूँ तो मैं कहाँ क्या होऊँगा मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी होगी ये भैया मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी मैं वहां पर बात करूंगा डन है भैया हटाओ अब इस बात को धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी आओ यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग थोड़ा थोड़ा तो ये आपने नोट करा था क्या ये तो नोट कर लिया था ना आपने कम ऑन आप अभी ये नोट कर रहे हैं पहले फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके हमारे पास कहाँ गया पहले आप इसको नोट करके रखें। फिर मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। कम ऑन इसको जल्दी से नोट करके रखो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आज इसको खत्म करना है किसी भी तरीके से। 15-20 मिनट और लगने चाहिए मेरे को लगता है। भैया हमें क्लैरिटी नहीं आई और आपने छोड़ दिया। मैं अभी देता हूँ ना क्लैरिटी। मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ। बस यहीं से उतारना है आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से नीचे तक। जी, हो गया ये वाला? ये एग्ज़ाम्पल्स भी उतार के रखना आगे आपको ये अच्छी वो देंगे मेमोरी बैकअप मेमोरी दे देंगे आपको अच्छी ना। तो एग्ज़ाम्पल्स उतार के रखना आप लोग। कम ऑन जल्दी करो यार। जी, कर दें एक बार और। भैया मैं आपको सिंपल 2 कहानी बताता हूँ। आपको मैंने क्या बोला कि आपको नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है और आपको लेस करना है नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको लेस करना है। बस मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। भैया जो मैं आपको मुद्दा वहाँ तक बताने ले गया वो बस मैं इंटरेस्ट से रिलेटेड ले गया। देखो, फाइनेंसिंग कंपनी का जो मेन काम ही होता है ना वो इंटरेस्ट में काम करना होता है। वो इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट लेती है, ये उनका ऑपरेटिंग धंधा है। बट अगर मैं नॉन फाइनेंसिंग एंटिटी की बात करूँ, पीसीसी लिमिटेड की बात करूँ, अडानी की बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करूँ, भैया कोई और आप ले लीजिए जिंदल स्टील्स की बात करूँ, जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, मान लीजिए एसर, इंटेल, इन सारी कंपनी को एग्जांपल ले लो। फाइनेंसिंग का नहीं, नॉन फाइनेंसिंग का लो। तो इनका जो इंटरेस्ट रिसीव करना है और इंटरेस्ट पे करना है, भैया ये इनका ऑपरेटिंग काम नहीं है। भैया अगर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नॉन फाइनेंसिंग को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये मेरा इन्वेस्टिंग है। मैं इन्वेस्टमेंट कर रखी है मैंने और अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो मेरा फाइनेंसिंग है। ये समझ नहीं आ रहा, मैं करा दूँगा आगे क्योंकि यहाँ पर मुझे उसको कुछ नहीं करना। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अगर मैं नॉन फाइनेंसिंग हूँ और मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, अगर मैं नॉन फाइनेंसिंग हूँ और मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और अगर मैं नॉन फाइनेंसिंग हूँ और मैं इंटरेस्ट को पे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं नॉन फाइनेंसिंग हूँ। भैया नॉन फाइनेंसिंग को तो ये करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग वाले को जो फाइनेंसिंग वाले को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका धंधा है और वह वो जो प्रॉफिट आया है ना, वो उस धंधे से ही आया होगा। खत्म कहानी पूरी की पूरी आपको। अब आपको धीरे-धीरे बातें समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। भैया इसके बाद क्या करते हैं ना, पहले इसको भी निपटा लेते हैं। अगर आप ये करोगे तो क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी निकल आएगा यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंज। अब यहाँ पर निकालना है बिफोर की जगह आपको आफ्टर करना है, उतार बाद में लेना। बस मेरा एक लॉजिक याद रखो। भैया आपको ऐड क्या करना है? अगर करंट एसेट आपकी कम होती है और करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, वो आपको ऐड करना है और लेस क्या करना है आपको? करंट एसेट जब बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी आपकी घट रही है, आपको लेस करना है। भैया रट्टा लगवा रहे हो आप पक्का? मैंने कहा और क्या लगवा रहा था? रट्टा ही लगवा रहा था। बट अब मेरी बात सुनो। भैया आपको सिंपल वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है क्योंकि आप रेशियो पूरा-पूरा करके आए हो। क्या फॉर्मूला होता है? सीए माइनस सीएल।
अब आपको वर्किंग कैपिटल का चेंज निकालना है। एक बात बताओ, अगर सीए मेरा बढ़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। ये सीए बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी और अगर मेरा सीएल बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, पक्की बात है। अच्छा दोनों बढ़ रहे हैं तो भैया क्या होगा? तो मेरी वर्किंग कैपिटल चेंज होगी ही नहीं। भैया पक्की अरे गधो! मान लो ये 1 लाख और ये कितना था? 40,000 तो कितनी हुई मेरी वर्किंग कैपिटल? 60,000। अब मान लो ये दोनों बढ़ गए 10,000 से, तो भैया ये एक 10 हो गया और ये 50 हो गया, तो तब भी तो मेरा आंसर 60 ही रहेगा ना, तो चेंज ही नहीं आएगा। तो भैया ये चेंजेस मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल में। भैया सिंपल बात ये है कि मेरे को वर्किंग कैपिटल का चेंज बताना है। अब इस चेंज को ना मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, आपको कैश को कंसीडर नहीं करना, बाकी सबको कंसीडर कर लेना है। कैश को कंसीडर नहीं करना, बाकी सबको कंसीडर कर लेना क्योंकि सीए में तो कैश भी आता है ना, तो कै सीए यानी कि करंट एसेट, तो कैश को नहीं करना, बाकी सबको कंसीडर करना है आपको। भैया हमें ये याद नहीं होगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, तब आपको याद भी हो जाएगा, सुनो। मुझे एक बात बताओ, मेरी इन्वेंटरी पहले 50,000 की थी, सुनना ध्यान से। मेरी इन्वेंटरी पहले 50,000 की थी और अब मेरी इन्वेंटरी 1 लाख की है। क्या हुआ है ज़रा बताना मुझे? भैया आपकी इन्वेंटरी 50,000 से बढ़ गई है या यूँ कहो कि आपने इन्वेंटरी 50,000 की खरीदी है। दोनों एक ही बात है। भैया मेरी 50,000 से इन्वेंटरी बढ़ी है या 50,000 से इन्वेंटरी मेरी मैंने खरीदी है। एक बात बताओ, तो अगर करंट एसेट मेरी क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है। यही हो रहा है ना? इस कैटेगरी में आएगा वो पक्की बात है। तो मैंने यहाँ लिखा 50,000 और मैंने लेस का साइन लगा दिया, पक्की बात है। यही करा मैंने। चलो, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। भैया एक बात सोचो, मेरी इन्वेंटरी बढ़ने से मेरा कैश चला गया या फिर कैश आया है? भैया कैश चला गया। क्योंकि मैंने क्या करा कि भैया यहाँ पर 50,000 की और इन्वेंटरी खरीद ली, दैट मीन्स मेरा कैश 50,000 से ब्लॉक कर दिया मैंने। तो इसीलिए जब मेरा कैश कम हो गया है, तो मैं यहाँ 50,000 से कम कर दूँगा। अब कई गधे क्या बोलेंगे कि भैया कोई बात आप कैसी बात कर रहे हो? हम उधार भी तो ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, उधार लिया होगा तो आपने 50,000 से आपकी बढ़ गई होगी। क्या बढ़ा होगा बताना? लायबिलिटी यानी कि ट्रेड पेबल्स बढ़ गए होंगे आपके। तो भैया जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ डालना होता है? यहाँ पर पॉजिटिव तो ये खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये दोनों सेटअप हो गए ना? भैया एक प्लस में चला गया, एक माइनस में चला गया। बट आपको क्या सोचना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के घटने-बढ़ने से मेरे कैश पे क्या फ़र्क आया? मेरे कैश पे क्या फ़र्क आया? अब ध्यान से सोचना, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं। भैया सोचो, क्रेडिटर्स पहले 2 लाख के थे, आज के टाइम पे 4 लाख के हो गए। बताओ। पहले 2 लाख के थे, आज 4 लाख के हो गए। मेरा कैश गया है या फिर मेरा कैश बच गया है? क्यों देखो मैंने अकाउंट्स में एक कहानी बोलता हूँ, वो एक लाइन याद रखना, मेरे टीचरों की है। भैया पैसों का ना जाना ना, पैसों के आने के बराबर ही होता है। क्या म बोला मैंने? पैसों का ना जाना पैसों के आने के बराबर ही होता है। भैया सिंपल है, अगर आपके पैसे कहीं जाने थे, कहीं लगने थे और वहाँ नहीं लगे, तो भैया वो एक तरीके से समझ लो कि आपके पास आए ही है। खत्म कहानी। पैसों का ना जाना, पैसों के आने के बराबर ही होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब एक बात समझो, 2 लाख के मेरे ट्रेड पेबल्स थे, अब 4 लाख के हो गए। तो भैया 2 लाख से मेरा क्या हो गया, मेरे ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं। भैया आएँगे किस कैटेगरी में? यहाँ 2 लाख में ऐड करने पड़ेंगे। भैया ऐड करने के पीछे कोई लॉजिक बताएगा मुझे? बताएगा कोई लॉजिक कि लॉजिक क्या है? अरे गधो वो तो मेरे को भी पता है, मतलब लॉजिक क्या है? कैश से लिंक करो ना इसको कैश से। भैया 2 लाख रुपए ना मुझे किसी को पे करने पड़ते। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लाख से 4 लाख की मेरी लायबिलिटी हो गई। तो 2 लाख मुझे उसको पे करने थे ना, पर मैंने उसको पे नहीं करा, मैंने उसको अपने पैसों को अपने जेब में ही रखा, अपने जेब में ही रखे रखा। तो भैया पैसों का ना जाना, पैसों के आने के बराबर ही तो हुआ। तो 2 लाख के यहाँ पर मेरा कैश मेरे पास बच गया। तो मेरी वर्किंग कैपिटल बड़ी होगी ना, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। भैया अगर ये 2 लाख से आपकी क्या हो रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो भैया मेरा क्या हुआ 2 लाख से मेरी वर्किंग कैपिटल पे क्या फ़र्क आया होगा बताना ज़रा? वर्किंग कैपिटल कम हुई होगी, बड़ी होगी? वर्किंग कैपिटल कम हो गई होगी ना गधो। भैया सिंपल देखो, करंट एसेट आपकी कितनी थी मान लो कोई भी कांस्टेंट थी और करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख से बढ़ गई है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल पे गिराव ज़रूर आएगा। बट एक बात मानते हो, ये कहीं न कहीं तो आपको ऐड भी तो करा होगा आपने, मतलब करंट एसेट में कोई फ़र्क आया होगा, कुछ तो लिया होगा ना आपने 2 लाख से, तो वो एडिशन भी तो होगा। तो सिंपल है वर्किंग कैपिटल पे ही चेंज निकाल रहा हूँ। बट आपको क्या ध्यान में क्या रखना है कि सीए और सीएल का चेंज होना चाहिए। भैया सिंपल बात क्या है, सीए का बढ़ना और सीएल का घटना एक कैटेगरी है, सीए का घटना और सीएल का बढ़ना एक कैटेगरी है। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सीए का घटना और सीएल का बढ़ना एक कैटेगरी है, सीए का बढ़ना और सीएल का घटना एक कैटेगरी है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, सिंपल आप कैश से लिंक करके रखो। अब एक बात समझो, आपके जो डेटर्स थे ना, पहले 2 लाख थे, अब सिर्फ 1 लाख बचे। क्या है, ये फायदा है या घाटा है? भैया फायदा है, क्यों? क्योंकि मेरे को कैश रियलाइज़ हुआ होगा। भैया 2 लाख से मेरे डेटर्स अब 1 लाख के हो गए, तो 1 लाख से मेरे को कैश मिल गया होगा ना। तो भैया कैश पे लिंक मारो कि कैश कितना बढ़ना चाहिए, कैश कितना घटना चाहिए। वर्किंग कैपिटल को तो मारो गोली बस लिखने के लिए। वर्किंग कैपिटल का चेंज निकल रहा है ऑब्वियसली, बट आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, कैश की तरफ। किसकी तरफ? कैश की तरफ। और ये जब आप सारी चीज़ें कर लोगे, तो भैया ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जैसे ही आप टैक्स पेड माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भैया ऑब्वियसली ये सब आप उतारने वाले हैं, बट इससे पहले काम करते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं, आपको मजा भी आना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब देखना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज फोकस यहीं पर रखना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना दे रखा है? 4,47,000। यानी ये तो अच्छी बात दे रखी है, ये तो डायरेक्टली यही ले लूंगा ना मैं। एक मिनट। 4,47,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऐड होगा कहीं? सोचो सोचो, डेप ऑन मशीनरी है, नहीं होगा ऐड? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगा गधो? क्यों? मतलब आपका धंधा क्या है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना? अब यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये ऑपरेटिंग है, सुनो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग जो ये कह रहे हैं ना ऑपरेटिंग, बिल्कुल सही है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ऑपरेटिंग है क्योंकि भैया चलाने के लिए आपको भैया डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है जब ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे थे आप लोग। भैया पर एक बात समझो, रियलिटी में आपका धंधा क्या है? वो डेप्रिसिएशन लगाना। डेप्रिसिएशन लगाना कभी भी किसी का धंधा हो सकता है, तो भैया वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे हम। और दूसरी बात, आप एक बात समझो, ये ऑपरेटिंग जरूर है, तो ये नॉन कैश नहीं है। चलो ऑपरेटिंग से मैं एग्री करिए ना आपके, मैं करिए ना एग्री। क्या ये नॉन कैश नहीं है? तो नॉन कैश एक्सपेंस को तो ऐड कर रहा है ना, यहाँ पर किसको ऐड करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश को। तो भैया नॉन कैश तो है ना, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है तो नॉन कैश तो है, तो 84,000 को मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। भैया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, भैया कौन सा खर्चा होगा ये? नॉन ऑपरेटिंग। भैया ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है ना, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया? 16,800। भैया गुडविल एमोटाइज, नॉन कैश एक्सपेंस है भैया, 18,600। भैया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कौन सा है बताना जरा? नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है? ये नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग है, मुझे बस इतना बताओ। ये नॉन ऑपरेटिंग है, कैश में तो होगा ना गधो, लॉस लॉस तो हुआ है ना अपने को, तो ये नॉन ऑपरेटिंग होगा ये। तो ये कितना होगा लॉस? कितना है लॉस? कितना है बच्चों? 18, मेरे को भी नहीं दिख रहा। 18,000, राइट, ठीक है। भैया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बस रुक जाना यहाँ पर, इसको छेड़ना नहीं। आ जाओ, ये इसको अभी देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ ना, अभी अभी करता हूँ। गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है भैया? 12,000। भैया आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल करी है, उस पे गेन हुआ है। भैया आपका धंधा इन्वेस्टमेंट बेचना थोड़ी है, भैया आप फाइनेंसिंग कंपनी थोड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस गेन। अच्छा ये क्या है बताना? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, कितना? 12,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भैया इंटरेस्ट कितना भैया? 27,600। ये दोनों माइनस करने हैं और बाकी सारे ऐड करने हैं। मैं जल्दी से कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। भैया आपने वो नहीं लिया प्रीमियम वाला, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। 44,700 ऐड करूंगा मैं 84,000, एक मिनट, ऐड करूंगा मैं 16,800, मैं ऐड करूंगा 18,600, मैं ऐड करूंगा 18,000, मैं माइनस करूंगा 12,000, मैं माइनस करूंगा 27,600। क्या आंसर आ रहा है भैया? 544,800। मेरा आंसर भी यही आ रहा है, 544,800। आप इसको लिख के रखना, जैसे इसकी कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा? 544,800। भैया आपने इसको क्यों नहीं लिया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? आप यहाँ पर सुनना ध्यान से भैया, मेरे को तो ये पता भी नहीं है ये क्या होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बट आपको एक चीज पता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पता है ना? भैया आपने डिबेंचर इश्यू के टाइम पे, जब वो पता होता है कि कंडीशन कराया था ना कुछ ऐसा, कि भैया इश्यू के टाइम पे ही आपको कंडीशन पता है रिडम्पशन की, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने इश्यू किसी पे भी कराओ, इश्यू आपने किस पे करा है भैया? पार पे, डिस्काउंट पे, किसी पे भी करा है, कर सकते हैं आप लोग। भैया इश्यू पार पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिबेंचर्स तो कर ही सकते हैं। भैया पर रिडम्पशन हमेशा किस पे होगी? या तो पार पे या प्रीमियम पे। बट जब भी आपकी रिडम्पशन प्रीमियम पे होती है, तो आप एक एंट्री पास करते हो, भैया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, करते हो नहीं करते? या आप लॉस को डेबिट करके टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। भैया ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है कि रिडम्पशन के टाइम पे आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग आप पहले लिख लेते हो, पक्की बात है। अब एक बात समझना, कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कैसे करते हैं, पहले ये बताना जरा। सोचो, इस कहानी को समझो, क्योंकि पीछे 10 पन्ने लिखे हुए हैं, इसके पीछे 2-3 पन्ने लिखे हुए हैं, तो इसलिए अभी सोच लो। भैया किससे करते हो?
सबसे पहले एसपीआर से करते हो, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से करते हो, फिर कैपिटल रिजर्व से करते हो। अब सीआर इस बार हटा रखा है आपकी बुक में, पर पता नहीं क्यों हटा रखा है, क्योंकि अगर आप इस बुक पे देखोगे तो आपको यहाँ सीआर मिलेगा, यहाँ पर आपको कैपिटल रिजर्व मिलेगा। चलो कैपिटल रिजर्व हटा देते हैं, और फिर लास्ट में किस पे चूज करते हो आप भैया, किस पे? एसपीएल पे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब एक बात समझना, अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता, सुनना, आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि क्या ये राइट ऑफ किस पे हुआ है। भैया ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपको नहीं पता कि ये एसपीएल में राइट ऑफ हुआ है या फिर किस पे हुआ है, एसपीआर में हुआ है या फिर सीआर में हुआ है, आपको नहीं पता, तो आपको इसको अनटच छोड़ देना है। आप इसको अनटच छोड़ दोगे, कोई भी assumption आपको नहीं लिखनी है, बस आपको इसको छोड़ ही देना है। भैया यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सेम तरीके से राइट ऑफ होते हैं, एसपीआर से, सीआर से और फिर एसपीएल से। बट आपको क्या पता कि ये एसपीएल तक आया था, क्योंकि आप देखते हो ना मोस्टली केस में एसपीआर से भी हो जाता है राइट ऑफ, तो क्या पता ये एसपीआर से राइट ऑफ हो गया हो, तो भैया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इसका कोई फर्क आया ही नहीं होगा। और जब कोई इसका फर्क आया नहीं है, तो आप इसको जोड़ क्यों रहे हो? आप इसको जोड़ो मत। और एक और बात बोलूं, assumption के संग ध्यान से सुनना, अगर इसको राइट ऑफ करना भी होगा ना, तो हम मान के चलते हैं कि वो ऑलरेडी इसमें हो चुका होगा, इसमें हो चुका होगा। भैया अगर नहीं हुआ होगा तो आपको छोड़ देना है। भैया आपको एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। देखो पता है क्या है? अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस को कैसे भी बना सकते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती यार। प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को पता होता है, भैया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं किसी कंपनी में काम करता था या फिर आप करोगे, तो आपको पता होगा कि क्या चीजें हो रही हैं। आपको नहीं पता, आप मेल पे पूछोगे अपने सीनियर से, भैया आप अपने क्लाइंट से पूछोगे ना कि बताइए क्या है, तभी तो मैं इसकी एंट्री करूंगा, तभी तो मैं इसको आगे प्रोक्योर करूंगा ना, आगे इसकी जो भी प्रोसेस है वो सारी करूंगा। तो सिंपल इस चीज को ये मत सोचना कि हम फ्यूचर में कैसे करेंगे, सभी अभी बस ये सोच लो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भैया जहां भी दे रखा है आप इसको अनटच छोड़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को भी आप ऐसे ही छोड़ोगे अनटच। अच्छा, अभी ना मेरे दो नोट रह गए हैं मेरे को लगता है लिखाने के लिए, प्रपोज डिविडेंड का और दूसरा नोट ये वाला हो गया, तो इन दोनों को मैं लिखवा ही दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी इसके अलावा मुझे कोई और नोट नहीं लिखवाना। डन है ये पूरा क्वेश्चन? हटाएं इसको। जी भैया हटाइए, आगे बढ़ते हैं। भैया आपको जो चेक करना चाहिए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज एक बार जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मुझे कुछ नहीं कराना। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो यू कैन गो योर होम, आप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं अभी करवाऊंगा। अभी मेरे को 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं। एक काम करो, क्वेश्चन सामने लगा हुआ है, अपनी पेन कॉपी में इसको करना शुरू करो, तब देखते हैं कि आप इसमें कितना सही कर पाते हो। कमॉन जल्दी से, सबके सब ट्राई करेंगे, जल्दी से, आई एम वेटिंग। कमॉन क्वेश्चन नंबर 11। 10 मिनट और यार, खत्म हो जाएगा। 1 घंटे ये की क्लास हुई होगी मेरे ख्याल से अभी तक, 1 घंटे 10 मिनट की आसपास की, तो भैया खत्म हो जाएगा जल्दी से। 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग आपका। ऑपरेटिंग आ गया, इन्वेस्टिंग में आप खुद बोलोगे कि सच में भैया कितना ईज़ी था। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में भी आप बोलोगे कितना ईज़ी था। कम ऑन। ये किसी को कोई लैग तो नहीं रह गया? कोई रह गया हो कि कोई टॉपिक ही नहीं समझ आया इसमें? मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें मैंने बहुत धीरे-धीरे कराई है, तो आई होप कि आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो मैं बैठा हूँ। कम ऑन, इसमें जल्दी-जल्दी बताइए, सारी चीज़ें निकालिए। भैया लिखा होगा ना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर कि फाइनेंसिंग है, तो भी आपको अज़्यूम करना है फाइनेंसिंग, अदरवाइज़ ऑल द क्वेश्चन बिलॉन्ग्स टू नॉन फाइनेंसिंग है। खत्म। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है केबीसी फाइनेंसिंग कंपनी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ही आपको मानना है। बट जैसे इसमें केबीसी लिमिटेड लिखा है, तो केबीसी लिमिटेड इज़ नॉन फाइनेंसिंग, खत्म कहानी। ओके, हो गया ये वाला? क्या बात कर रहे हो? आंसर मैच हो गया? हैं? इतना ईज़ी था क्या? हाँ जी, ये निकाल दिया? यही निकला है ना पक्का? चलो भई मैं भी देख लेता हूँ। भई सबसे पहले अगर मेरे को देखना है कि क्या है, तो ये देखो, तो एक बात बोलूँ, वैसे तो मैं इसका सीधा डिफरेंस ले सकता हूँ, बट आप ऐसा मत करना। मैं अभी शॉर्टकट में कर रहा हूँ। आपको क्या दिखाना है, एसपीएल का अलग से बैलेंसेस दिखाना है, यानी कि 170 में से 1 लाख माइनस करके दिखाओगे, और दूसरे में आप क्या दिखाओगे, 5 लाख में से 4 लाख माइनस करके दिखाओगे। अल्टीमेटली तो वैसे यही आएगा, बट फिर भी। तो आपका नेट प्रॉफिट मेरे हिसाब से कितना आया होगा? 1,70,000। भैया प्लस करेंगे इस पे हम टैक्स विभाग। अब टैक्स में देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। गधों, एक बार पढ़ लिया करो क्वेश्चन को पूरा पहले, तब करना। इसमें किसको तवज्जो मिलती है ज्यादा, बताना जरा। करंट ईयर को। तो करंट ईयर वाला 1 लाख क्या हो जाएगा इसमें, ऐड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 90,000 क्या होगा? 90,000 सबसे लास्ट में माइनस होगा, ये भूल मत जाना। यही तो बताया था ना, ये आपका ऐड होता है और ये माइनस हो जाता है, अगर कुछ भी नहीं बता, कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो। भैया आगे बताओ क्या बता रखा है आपको। प्लस ये दो चीजें हो गई, और क्या है? जर्नलिज्म तो हो गया ना एडजस्ट, और क्या है? और कुछ भी नहीं है क्या?
भैया ये कर लिया तुम लोगों ने? क्यों ऐड होगा ये? नॉन कैश एक्सपेंस कितना? 75,000 तो ये 270 हो गया। 270 में आप 75 ऐड करोगे तो 2 30 45 तो 45 ही हो रहा है। नहीं, गलत हो रहा है ना? 270 270 और 75 हाँ, सही है। 345 ही होगा। तो चेक कर लेना 270 और 75 345 ही होता है। बट आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने कैसे निकाला था। ऐसे ही निकलेगा मेरे ख्याल से इसमें पूरा। अब वो कर दिया ना जर्नलिज्म ये रहा। मतलब आप समझे ही नहीं। देखो मैंने इसका डायरेक्टली डिफरेंस ले लिया। आप चाहो तो आप ऐसे ले लो। 5 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख आएगा और 170 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 70 ही तो आएगा। तो 170 ही तो हो रहा है तब भी। तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। वही तो बता रहा था मैं। मैंने डायरेक्टली ले लिया। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से। अभी करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, आपको नहीं करना। कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भैया पहले क्या दे रखा है आपको? भैया पहला ही आपका काम का चीज है। 80 में से 60 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? एक काम करता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। इसमें क्रिस्प पॉइंट है, वही बताना है मुझे आपको, और वो होमवर्क चला जाएगा आपका, ठीक है। भैया ट्रेड रिसीवेबल बाद में बात करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाद में बात करेंगे। इन्वेंटरीज बाद में बात करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट बाद में बात करेंगे। गुडविल बाद में करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस बाद में करेंगे। ट्रेड पेबल्स बाद में बात करेंगे। तो भैया बचा क्या? तो अभी बचा है, सुनो। प्लस करूंगा मैं इसमें डेप्रिसिएशन। और कितना डेप्रिसिएशन आप इसमें ऐड करोगे, मैं यही जानना चाहता हूँ। कितना ऐड करोगे? भैया एक बात बताओ, यहाँ 40 दे रखा है, यहाँ 30 दे रखा है। डेप्रिसिएशन की तो कोई रेट दे नहीं रखी। तो भैया आपको सिर्फ क्या करना है, कितना डेप्रिसिएशन बढ़ा है आपका। याद रखना गधो, तुम लोग यही है ना डेप्रिसिएशन, तुमने पढ़ा तो है नहीं अच्छे से। कभी बनाया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? कभी बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? बनाया तुम लोगों ने 11th में? बनाया तो होगा ना गधो। तो आपको क्या देखना है कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो कितना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ वही डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर है। भैया एक बात समझो, आपका जो 30,000 है ना, ये आज तक का डेप्रिसिएशन है। जो 40,000 है ये आज तक का, यानी कि 30,000 कब तक का है? 31 मार्च 2021 का। और भैया 40,000 कब का है? 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन है। तो पूरा 40,000 नहीं लगाऊंगा मैं कौन से साल का लगाऊंगा? सिर्फ 2022 का। 2022 का तो 2022 का आप समझ रहे हो, सिर्फ 10,000 होगा। बताओ कैसे? सोचो ना कैसे। भैया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 10,000 सिर्फ करंट ईयर का होगा। भैया सुनो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रोविजन को इकट्ठा करते रहते हैं, सॉरी, डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये जो 30,000 रुपए है, जब से वो मशीन खरीदी थी और आज तक का डेप्रिसिएशन है। 30,000 कब से? जब से वो मशीन ये खरीदी थी और 31 मार्च 2021 तक का डेप्रिसिएशन है। और भैया ये जो 40,000 है, जब से मशीनरी खरीदी थी और 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन है। मुझे बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मुझे पूरा डेप्रिसिएशन चाहिए या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 का सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए? सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 का चाहिए। तो भैया 40 में से 30 माइनस करोगे तो 10,000 की जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, वो इसी साल का डेप्रिसिएशन होगा ना। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना कि 10,000 ही लेंगे हम। यहाँ पूरा 40 और 30 मत ले लेना। प्रोविजन फॉर जो टैक्सेशन अकाउंट बनाते हो वो 1 साल के लिए बनता है। आपके मन में दिमाग चल रहा होगा, क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में तो हम वो ले लेते हैं पूरा-पूरा। गध वो 1 साल के लिए बनता है। हर साल के लिए नया बनता है। ये क्या करता है, हर साल कैरी फॉरवर्ड करते हो आप लोग। भैया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट आप हर साल के लिए सेपरेटली बनाते हो। मतलब इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल ओपनिंग बनेगा, बस खत्म कहानी। मतलब वो राइट ऑफ हो जाता है वो अकाउंट पूरा का पूरा। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरे सालों का बन रहा होता है एक संग। आपने बनाया होगा, देखो ना उसमें 2020 19 सारे ईयर्स को हम एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं। आप क्लास 11th की बुक अगर आपके पास पढ़ी है ना, एक बार खोल के देखना डेप्रिसिएशन का चैप्टर। उसमें यही होता है कि एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4 साल, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4 साल के आपके डेटा पड़े होते हैं। बट इसमें हर साल अलग-अलग बनता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है? प्लस डेप करूंगा कितना? 10,000। क्या निकल के आएगा बताना जरा मुझे। याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये निकल के आ गया कितना भैया आपका? 30,000। कितना निकल के आया? 30,000। अब यहां पर क्या निकालूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। बट इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मुझे प्लस करना पड़ेगा अगर सीए में क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है, और मेरा सीएल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मुझे माइनस करना पड़ेगा अगर मेरा सीए बढ़ रहा है और सीएल घट रहा है, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं। तो एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे क्या हुए, बढ़ गए या गिर गए? भैया 31 से 25,000 हो गए हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे? मेरे बढ़े हैं या गिर गए हैं? भैया गिरे हैं 6,000 से। तो एसेट का गिरना तो यहीं कहीं आता है। तो 6,000 रुपए मैं क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल्स गिरे हैं, ये गिरना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है।
भैया मेरे को कैश रियलाइज हुआ होगा, मेरे को कैश मिल गया होगा, ठीक है। चलो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हुए। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखूंगा तो जगह नहीं आएगी। यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स 6,000 रुपए लिखा मैंने, ठीक है। ये कैटेगरी तो आपको याद रखने के लिए करवाई थी, डायरेक्टली करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन्वेंट्रीज बताना, ये इन्वेंट्रीज क्या हुई है, बढ़ गई है, गलत बात है ना, क्योंकि इन्वेंट्री का बढ़ने का मतलब क्या है कि मेरा कैश ब्लॉक हुआ है, मेरा कैश ब्लॉक हो गया है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है। आउटस्टैंडिंग रेंट भैया 21 से 12,000 हो गई, बताना क्या है ये? क्या है इसमें, कैश मेरा गया होगा या कैश आया होगा? क्यों भैया, पे करा होगा ऑब्वियसली, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो आउटस्टैंडिंग कितना भैया, 9,000। तो भैया करंट लाइबिलिटी घटना तो माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। भैया गुडविल, गुडविल ये गलती करी है एक आप लोगों ने, वही मैं देख रहा हूँ, मैंने भी गलती कर दी भैया। गुडविल एमोटाइज तो यहीं कहीं आ जानी चाहिए ना, मानते हैं नहीं मानते इस बात को भैया? गुडविल एमोटाइज तो पहले जाती है, गुडविल इज नॉट अवर करंट एसेट, गुडविल इज अवर फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में तो एमोटाइज हो रही होगी, तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, 38,000 से 30,000 हो गई, तो 8,000 से एमोटाइज हो रही है ना, तो क्या करना पड़ेगा गधो? गुडविल कितना लिखूंगा यहाँ, 8,000, क्योंकि ये मेरा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये 38,000 हो गया सीधा। सही है ना, अभी तो 38 हो गया, ठीक है। चलो गुडविल भी हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से 1,000 हो गए, अच्छी बात है ना भैया। एसेट कम हो गई, अच्छी बात है। देखो 2,000 से 1,000 हो गए, सही बात है ना भैया। आपका कैश गया नहीं, 1,000 बचा है, तो करंट एसेट का गिरना तो आपको क्या होना है, ऐड करना है आपको। ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं आपके भैया, गिर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा भैया? लाइबिलिटी कम हो रही है, ये देखो देखो ना, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, 6,000 रुपए आप माइनस करोगे। चलो अब देखते हैं इसका बैलेंस कितना आ रहा है। 10,000 आंसर आना चाहिए, 38,000 पहले पीछे पूरा आंसर आ रहा है। 6,000 को मैंने ऐड करा, मैंने माइनस करा 20,000 को, मैंने माइनस करा 9,000 को, ठीक है। फिर मैंने प्लस करा है इसमें 1,000 और मैंने माइनस करा है 6,000, पूरा 10,000 एग्जैक्टली आंसर आएगा। आप इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप चेक करना, आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा। प्रेजेंटेशन आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट सारे मैं क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको भी। भैया जो क्वेश्चन मुझे करवाना है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये कराऊँगा मैं, क्वेश्चन नंबर 20 मैं कराऊँगा। बाकी तो आपके सारे होमवर्क चले जाने चाहिए। बट अभी के लिए आप लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करो, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो यार आप लोग यहीं पे। अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। बाकी आपके सारे होमवर्क जा रहे हैं, याद रखना जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो मेंस वो आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 अभी कराओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। एग्जामिनर की फेवरेट एनसीईआरटी होती है, याद रखना। फिर वो वाला क्वेश्चन मैं अभी करा दूँगा, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करो जल्दी से, कम ऑन, जल्दी ट्राई करो, इसका करेक्ट आंसर निकालो। देखो ईज़ी क्वेश्चन था, पर नालायक को तुमने करा नहीं होगा। बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चार्ल्स लिमिटेड अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए। भैया यही आपने क्वेश्चन है ना, आपको कुछ बता दिया कि 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट था, 20,000 रुपए कब था? भैया उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था। तो एक काम करो ना, आप 1 लाख रुपए तो नेट प्रॉफिट ले लो और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 20,000 रुपए, तो 1,20,000 हो जाएगा। भैया आगे देखते हैं, जर्नल रिजर्व कितने का है? 30,000 का, तो जीआर भी ऐड कर दो आप इसमें, कितने का? 30,000 का। ठीक है, गुडविल एमोर्टाइज़ कितनी करी हुई है? तो भैया देखो सुनो। अब यहाँ पर आप इसको क्या कर लेना ना, मतलब अब आपको क्वेश्चन क्या है ना, देखो क्वेश्चन एकदम गढ़ंत की तरह दे रखा है, एकदम मतलब भगवत गीता की तरह। आपको बाँटना पड़ेगा। तो देखो अभी 1 लाख और 31 ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अब आपको यहाँ पर डेप ऐड करना चाहिए ना, और यहाँ पर आपको गुडविल एमोर्टाइज़ ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन तो अच्छी देनी पड़ेगी ना एग्जामिनर को, सिर्फ ऐसे तो दे नहीं सकते। तो भैया डेप कितने का था? डेप था 20,000 का और गुडविल एमोर्टाइज़ करी थी कितने की? 7,000 रुपए की। कितने की? 7,000 रुपए की। भैया गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स वाज़ 3,000 रुपए। तो भैया क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है भैया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरी, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, भैया ये क्या दे रखा है? पहले एक बात करो, इसको निकालो कितना दे रखा है, क्योंकि ये क्या आना चाहिए मेरा? भैया देखो 31 मेरा प्रॉफिट है, ये देखो 31 मेरा प्रॉफिट आ गया। याद रखना हर चीज़ एक तरह एक साथ नहीं कर सकते। और ये क्या निकल के आया ज़रा बताना मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, याद रखना आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चलो कितना निकल के आ गया? 31 प्लस करना है मेरे को 20,000, प्लस करना है मेरे को 7,000, सॉरी 31 प्लस करना है मेरे को 20,000, माइनस प्लस करना है मेरे को 7,157 और माइनस करना है मेरे को 3,000। बेटा ये 1,54,000 आ रहा है। अब क्या करना है? वर्किंग कैपिटल का चेंज निकाल लेते हैं। तो देखो क्या क्या रखा होगा, आपको बता रखा होगा। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कुछ ऐसा है, ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ 3,000 रुपए। भैया ट्रेड रिसीवेबल आपके बढ़ गए, पागल हैं आप लोग, क्यों बढ़ा रहे हो पता नहीं, पैसा मांगो इनसे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज 6,000 रुपए से, ये बहुत अच्छी बात है, लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए। भैया सीधा सिंपल ना, कैश में दिमाग लगाओ, ये बढ़ रहा है दैट मीन्स मेरा कैश जा रहा है।
सीए घट रहा है, दैट मीन्स मेरे पास कैश आ रहा है, ये इतना लगा के रखो। भैया मेरा सीएल बढ़ रहा है, दैट मीन्स मेरा कैश कम जा रहा है। सीएल घट रहा है मीन्स मेरा कैश जा रहा है। बस आप इस चीज को समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो गए 200 रुपए से। अरे क्यों दे रहे हो प्रीपेड एक्सपेंस? नहीं बढ़ानी मेरे को, एसेट नहीं बढ़ानी, तो ये माइनस करना पड़ेगा। भैया प्रीपेड एक्सपेंस कम करवाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? दैट मीन्स पेमेंट कर रहे हो आप। भैया डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप पैसे दे रहे हो ना, तो भैया करंट लाइबिलिटी अगर दे रहे हो तो माइनस करोगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी। करंट लाइबिलिटी कम होना अच्छी बात नहीं है। तो 154 में से हमने 3000 माइनस करा, 6000 को ऐड करा, फिर मैंने 200 रुपए माइनस करे, फिर मैंने 2000 माइनस करे। आंसर आ रहा है 154,800, 154,800 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। आप इस कैलकुलेशन से करेंगे, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। प्रेजेंटेशन के लिए अभी मैं आपको एक बार पीछे भी ले चलूंगा ताकि उसमें भी हमारी सेटिस्फेक्शन आ जाए। भैया हटा रहा हूँ मैं इस पूरे क्वेश्चन को। नालायक को कर भी लिया करो कोई क्वेश्चन, तुम लोग बैठे रहते हो। क्वेश्चन नंबर 20। भैया इस क्वेश्चन को इतना क्यों महत्वता दे रहे हो? इसको महत्वता नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन ना अलग तरीके से फ्रेम है। यहाँ पर मतलब बैलेंस शीट नहीं हो रखी फ्रेम, यहाँ पर क्या फ्रेम हो रखी है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसीलिए इसको इतनी वो इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या लूंगा बताना जरा। नेट प्रॉफिट भैया कितना? 180। कई गधे क्या बोलेंगे, सीधा यही ले लो ना, 244। अबे प्रेजेंटेशन भी तो दिखानी है मुझे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। टैक्स कितना ऐड करोगे? 64,000। तो भैया करोगे तो वैसे तो 244 ही आएगा, बट आपको प्लीज इसी तरीके से चलना चाहिए जैसे मैं चला रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लीज इसी तरीके से चलना है भैया। एक बार पूरी आप रीड मारोगे आपको समझ आ जाएगा। ये तो क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल के लिए चेंज दे रखा है। ये आपको कुछ दे रखा है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें दे रखी है। एक बार पढ़ लेना, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ। 244 हो गया आपका। अब एक बात बताओ, आपको क्या निकालना पड़ेगा? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, ठीक है। एक बात देखो, यहाँ पर क्या है, क्या दे रखा है, ये देखना, अदर इनकम। अदर इनकम वन है। अदर इनकम में हमेशा क्या लिखा रहता है? नॉन ऑपरेटिंग। तो जब मैंने आपको एसपीएल कराया था तो बताया था ना, ऑपरेटिंग तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ चुका होगा। अदर इनकम में क्या आता है आपका? नॉन ऑपरेटिंग। जरा जाके देखना नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या दे रखा है। डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है भैया, दोनों माइनस होंगे। दोनों माइनस हो गए। भैया डिविडेंड माइनस नहीं होता कब? अगर ये कौन सी कंपनी होती? बस ये दोनों माइनस करा आपने, यानी कि 5,000 और 40,000, ये दोनों आपने माइनस कर लिए। चलिए और बताइए भैया। एक्सपेंसेस देखते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये तो परचेज दे रखा है। चेंज इन इन्वेंटरीज ये रहा। भैया ये कहां पर काम आएगा, जरा बता सकते हो मुझे कि चेंज इन इन्वेंटरी कहां आएगा? वर्किंग कैपिटल में, तब की तब देख लेंगे। भैया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश लग रहा है भैया, नॉन कैश लग रहा है मेरे को। आप बताओ। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज, इसको ऐड कर दूंगा कितना? इसका कोई नोट तो नहीं दे रखा? नोट इसी का ही है क्या? 185। अदर का है वो 185, इसमें तो ये ऐड कर देते हैं 185,000, ठीक है भैया। और बताओ। अदर एक्सपेंसेस में दे रखा है 3, तो अदर एक्सपेंसेस जाके देख लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये दोनों तो अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो ऑपरेटिंग ही है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है भैया ये? अरे लॉस तो है ही गधो, क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकम नहीं एक्सपेंस। 36,000, ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। चलो ये बातें भी हो गई सारी, हटाओ। और क्या बचा हुआ है भैया? आपने टैक्स तो ले लिया मेरे ख्याल से, टैक्स भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो यहाँ पर अपना कुछ काम का नहीं बचा। बताओ ये क्या निकल के आया होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी, वर्किंग कैपिटल चेंज। एक बार निकाल लें इसको, देख लें, वरना बाद में हौच-पौच हो जाएगी। 2,44,000 प्लस करना है मुझे 5,000, प्लस करना है मुझे चाल नहीं, गलत कर रहा हूँ, माइनस करना है। 244 में से मुझे सीधा 45,000 माइनस करने हैं। मुझे ऐड करना है 1,85,000, मुझे ऐड करना है 36,000, तो ये आ रहा है आपका 4,20,000, ठीक है। अभी क्वांटिफाई कर लेंगे इसको। भैया अब क्या देखते हैं, वर्किंग कैपिटल में चेंज देख लेते हैं। बताओ। ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं मेरे? बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। यार ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ना ही अच्छी बात है, तो ये यहाँ लिख लेता हूँ। ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, दो आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं। तो बताओ ट्रेड पेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, लाइबिलिटी तो बढ़नी चाहिए क्योंकि मेरा उससे पैसा कम जाएगा। तो कितना बचेगा ये? 28,000। गधो 250 से 278 हो रहा है, 28 ही तो हुआ। अच्छा 415 से 452 हो रहे हैं, मेरी लाइब ओ करंट रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। गलत है या सही है? भैया गलत बात, बिल्कुल गलत बात। 4,52,000। भैया याद रखना मैं तो यूज कर रहा हूँ कैलसी, तो मेरे कैलकुलेशन के चांसेस कम है। आप लोग अच्छे से करना कैलकुलेशन भैया, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक आराम से करोगे, कैलकुलेशन हो जाएगी, खत्म कहानी। हमारे टाइम पे भी हमने बिना कैलसी के ही करा था, 12th के बाद आपको कैलसी मिल जाएगा। भैया 5,000 का था आपका ऑपरेटिंग, अब 1 रुपए का नहीं बचा आउटस्टैंडिंग, क्या हुआ होगा बताओ? बहुत गलत बात हुई होगी, इसने पैसा दे दिया होगा। आउटस्टैंडिंग तभी तो कम होगा जब पैसा दे देगा, और यहाँ क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग बढ़ गया, इसने बहुत सही करा, 3,000 रुपए बढ़ गए आपके। चलो कितना आ रहा था? 420। चलो देख लेते हैं। भैया एक और चीज भूल रहे हो, बताओ क्या भूल रहे हो? देखा दो, ये इन्वेंट्री काहे भूल गए?
इन्वेंट्री को भी तो लो, तो इन्वेंट्री, ठीक है। भैया देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो 16,000 रुपए आ रहे हैं आपकी, बढ़ रही है आपकी इन्वेंट्री। भैया देखो ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है, 3 लाख की, ओपनिंग कितनी है, 284 की, तो 16 से बढ़ रही है। तो भैया इन्वेंट्री बढ़ना तो पाप है अपना, इन्वेंट्री बढ़ना तो पाप ही है ना, माइनस करना पड़ेगा। तो 4,20,000 माइनस करेंगे 16,000, प्लस करूंगा 28,000, आंसर गलत आया तुम्हारी गारंटी है। 37,000 माइनस करा, 5,000 माइनस करा, प्लस करा 3,000। भैया आंसर तो बहुत ज्यादा गलत आ रहा है, ऐसा कैसे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलती तो करी है कहीं हम लोगों ने, सच में आंसर गलत आ रहा है। एक बात बताओ, चलो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कितना? सही है, सही है, सही है, सही है, नहीं गलत नहीं है, मैं समझ गया कहाँ गलती है। 4,20 माइनस करेंगे 16,000, प्लस करेंगे 28,000, माइनस करेंगे 37,000, माइनस करेंगे 5,000 और प्लस करेंगे हम 3,000, 393। ये जो पूरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 393। बताओ क्या आ रहा है यार, ये गलत क्यों आ रहा है? मतलब ये 393,000 मेरा आंसर आ रहा है। ये आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। पर यहाँ तो कुछ और दे रखा है ना, 329। बाबू, जो टैक्स माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस कहाँ करोगे? यहीं करोगे, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 3,29,000। कितना आंसर निकल के आ गया ये आपका? 3,29,000। ये शायद उनको दिख नहीं रहा होगा। एक काम करते हैं भैया, देखो ये क्योंकि ये ना नीचे वाला इतना दिखता नहीं है इसमें रिकॉर्डिंग में, तो 393,000 या आपका ये निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 393 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। भैया सही है ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आपका निकल के आ रहा है 393,000। ये आ रहा है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। भैया मैं हमेशा कल से कहते आ रहा हूँ कि माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो टैक्स आपने यहाँ पर ऐड करा था, उसको यहाँ पर माइनस करके दिखाओगे ना 64,000, तो ये आपका 3,29,000 ही आएगा। आई एम डेडली श्योर। ठीक है भैया, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, धीरे धीरे करना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। चलो आज के सेशन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन एक और है, इसको उतार लेना जिसको उतारना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 तक ही है मेरे ख्याल से। 21 तक बेटा आप निपटाओ। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरी तरफ से खत्म है। कल मैं इन्वेस्टिंग पे टूटूंगा, फाइनेंसिंग पे टूटूंगा और साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चन करा के इसको खत्म कर दूंगा। 2 सेशन में मैंने सोचा था हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, 3 सेशन लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिटमेंट थोड़ी है कि हम एक ही उसमें कराएंगे, तो कोई बात नहीं, बट आना मैटर करता है, ठीक है। कम ऑन, इसको नोट कर लो और अगली क्लास हम रखेंगे अब कल। चलिए कल कल तक के लिए सेशन को एंड करते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय बच्चों।